नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स, साउथ एशिया, एससीओ, ब्रिक्स और भारत की। बात इसकी भी करेंगे कि ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच के सीजफायर का एक तरह से क्रेडिट लेते रहते हैं। कल भी उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बताया कैसे डांट डपट कर उन्होंने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराया है। और भारत का जो स्टैंड है उसको देखते हुए ये मैं अगर गिनती आपको बताऊं तो शायद ये 15वीं बार ट्रंप ने ये बात बोली है, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोली है। ट्रुथ सोशल पे लिखना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने बोलना, दोनों में अंतर होता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, पिछले दिनों एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर के जो बातें सामने आई और हमारे यहाँ का मीडिया जिस तरह से उसने दिया कि भारत ने जबरदस्त तरीके से वहां पर अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया और साइन करने से इनकार कर दिया, इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे एससीओ में भारत ने एक भारी जीत दर्ज की। और इसके अलावा दरअसल वहां जो स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं था, लेकिन जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान में हमला हुआ था और बड़ा हमला था, उसका जिक्र था। तो सवाल तो ये उठता है कि उस स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र क्यों नहीं था। 11 देशों का जो संगठन है उसमें से अगर चीन, पाकिस्तान और भारत इनको भी निकाल दें तो 8 देशों में किसी ने क्यों नहीं ये बात कही कि भारत में जो हमला हुआ है उसका जिक्र होना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। और जो भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान, भारत का कहना है कि पाकिस्तान का हाथ है, तो ये बात कोई मानने को तैयार क्यों नहीं है। अभी प्रधानमंत्री 2 तारीख को 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत घाना से होगी, फिर त्रिनिदाद टोबैगो जाएंगे, अर्जेंटीना जाएंगे, ब्राजील जाएंगे और फिर नामीबिया। ब्राजील में समिट है ब्रिक्स की। ब्राजील में वो स्टेट गेस्ट भी होंगे। तो उस समिट पर भी सबकी निगाहें हैं कि किस तरह चीजें जाती हैं। लेकिन समिट शुरू होने से पहले ही जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कह दिया है कि उनके कुछ और एंगेजमेंट्स हैं, वहां की सरकार ने बोला है। और पहले भी जब ये डेट तय की जा रही थी तब भी चीन का रिजर्वेशन था, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग अभी कुछ दिन पहले ब्राजील G20 के उसमें गए थे और वो इतनी जल्दी दोबारा वहां नहीं जाना चाहते हैं। तीसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि वहां प्रधानमंत्री मोदी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए वो उसे अवॉइड करना चाहते हैं। पुतिन अपनी जो उनकी स्थितियां हैं, जो उनके खिलाफ वारंट है, उसके चलते वहां पर मौजूद नहीं होंगे। यानी ब्रिक्स की जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या 3 बड़ी ताकतें हैं, उनमें से 2 ताकतें वहां पर नहीं होंगी। ना तो चीन होगा, चीन के राष्ट्रपति होंगे, और ना पुतिन होंगे। इनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे। तो अब देखना है कि उससे क्या चीजें निकल के आती हैं। तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि, और दूसरी तरफ वेस्ट एशिया का इशू तो है ही, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि एससीओ में, ब्रिक्स में प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा से, और जो ट्रंप जो लगातार बोल रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने बोला कि ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई है। और जैसा दोहा में उन्होंने कहा था कि 0 टैरिफ डील है। तमाम तरह की आशंकाएं उस ट्रेड डील को लेकर के भी जताई जा रही हैं। और ये तक कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, वो जो ग्रेन्स हैं, उनके लिए भी भारत का दरवाजा खुल सकता है, और वो भी 0 टैरिफ पर। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग है, ऑटोमोबाइल है, जो बड़े इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं। जो और एक चीज मैं आपको बताऊं कि भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है, और वहां से ट्रेड सरप्लस है अपना, सबसे ज्यादा सरप्लस भी वही है, करीब $45 बिलियन का। तो इन सब चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हैं साउथ एशिया के जानकार और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, आपका स्वागत है। तो इस समय जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स आपको दिखाई दे रही है वेस्ट एशिया की, उसके बाद, और उसमें भी मैं जिक्र करना भूल गया, जिस तरह से ट्रंप ने कल ट्रुथ सोशल पर
वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खमनेई, उनको सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहते हुए बहुत कड़े शब्दों में कहा कि हमने तो आपको, आप बहुत बुरी मौत मरते, हमने बचा लिया, हमने जो जहाज इजराइल के जाने वाले थे उनको रोक दिया। तो इस तरह, और आज भी उन्होंने एक और ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया है नेतन्याहू की तारीफ में जबरदस्त तरीके से, और खासतौर पे इस पे उन पे जो मुकदमे और जो आरोप है उनको लेकर के कि जो आदमी हीरो की तरह से निकला है इसको कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, इस तरह का एक पोस्ट उन्होंने किया है। तो खैर, कुल मिला के जो स्थितियां हैं, प्रधानमंत्री की जो यात्रा 2 तारीख से शुरू हो रही है, आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में ये मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो इतने देशों का यात्रा किया होगा। मेरे ख्याल से इतने कोई भी प्रधानमंत्री इतने इतने देशों का यात्रा नहीं किए होंगे पहले जितना मोदी ने किया। लेकिन एक चीज़ और भी है, सच्चाई ये कि जो 11 साल में ये यात्रा पूरी होने के बाद 157 यात्राएं लगभग हो जाएंगी उनकी। हाँ, तो करीब-करीब समझिए दुनिया के हर एक देश में ये चले ही गए। कुछ टापू बच गए होंगे, उसमें भी अभी तो है 3 साल, तो उसमें भी 3-4 साल अभी इनका है कार्यकाल तीसरे टर्म में, तो उसमें भी चले ही जाएँगे। क्योंकि इनका एक पैटर्न रहा है कि आप देखेंगे कि जो अगर मान लिया कोई इम्पोर्टेंट इवेंट ये अटेंड करने जाते हैं, जैसे मेन तो इवेंट इनका ब्रिक्स का था अटेंड करने का, तो ब्रिक्स के बहाने ये 4 कंट्री और कवर कर रहे हैं। तो अब अर्जेंटीना ब्राज़ील के पड़ोस में है, वहाँ चले गए। अब उसी रास्ते में पड़ रहा है सारे वेस्ट इंडियन नेशंस ट्रिनिडाद टोबैगो, और जाते से पहले अफ्रीका में घाना, और फिर नामीबिया, लौटते समय भी नामीबिया। तो एक इनका ये पैटर्न रहा। लेकिन एक चीज और भी आप देखिए, गौर फरमाने वाला है कि ये आप इन्होंने क्या अचीव किया, क्या किया, प्रधानमंत्री की जुबान से आप नहीं सुनेंगे। पहली दफा ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया में कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आपको नहीं बताएंगे, जो ऑफकोर्स पब्लिक मनी से जाते हैं, लोगों को बता कर जाते हैं कि यहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपके उनकी जुबान से कभी नहीं मिलेगा कि ये वहाँ गए, अगर घाना गए, अर्जेंटीना गए, ब्राज़ील गए और कहीं भी गए तो क्या डिस्कस किए, किस लिए गए थे, क्या मेन फोकस था। ये पहले के प्रधानमंत्री जरूर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके साथ मीडिया की टीम जाती थी उनको बताते थे। और नहीं, लोगों मैं तो खुद गया हूँ, और ऑन मतलब प्लेन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लौटते समय यस, होती थी, जाते हाँ समय भी होती थी। जी। तो जी। जो डेमोक्रेटिक कल्चर था, जो मीडिया से इंटरैक्ट करना, मीडिया को तवज्जो देना और मीडिया के थ्रू लोगों को बताना कि क्या हासिल हासिल किया और क्या डिस्कस किया, ये ट्रेडिशन खत्म कर दिया। देखिए, आप ट्रम्प को लाख क्रिटिसाइज करें, आज ट्रम्प भी डेमोक्रेसी के कोई बड़े प्रणेता नहीं है, लेकिन अभी भी ट्रम्प अगर कहीं जाते हैं विदेश यात्रा पे तो उनके साथ जर्नलिस्टों का टीम जाता है और वो जर्नलिस्टों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्वेश्चंस चाहे मुझे तो दरअसल ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो यस इतना इतना आसानी से और इंजॉय करते हैं वो उस चीज को। मुझे तो यस ये लगता है कि ट्रम्प पूरी तरह से इंजॉय करते हैं, और जो उसका टाइम रहता होगा, टाइम खिंच जाता होगा, क्योंकि जिस तरह से वो जवाब देते हैं, बात करते हैं, और जर्नलिस्ट को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके। यस। तो एक कम से कम वो जो प्रथा है, वो जो परंपरा है और वो जो रिस्पेक्ट है मीडिया के प्रति, वो मेंटेन करके चल रहे हैं, डिस्पाइट कि ट्रम्प काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को किस ढंग से डिमिनिश किया जाए, कमज़ोर किया जाए अपने ही देश में। लेकिन एक एक जो ये डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट विथ मीडिया वो चालू रखे हुए हैं और वो अभी तक जारी रखे हुए हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे जो शासनाध्यक्ष है, वो क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में कहा जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली अगर गए तो उनका उनका किसी वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई तो क्या हुई, क्या बातचीत किया, क्या अचीव किया, आपको कभी नहीं पता चलेगा। तो हम या तो मीडिया के थ्रू जो उनके ही लोग होते हैं उनके थ्रू, प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलता है। तो इसमें ये होता है कि अब वही ब्रिक्स वाला अभी समिट है, तो बहुत सारा चीज़ है इसमें
अब ब्रिक्स की समिट देखिए इम्पोर्टेंट, मैं ये मान रहा हूँ ब्रिक्स की समिट ऐसे समय आ रहा है जब ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आए, अस्तित्व में आए, वो इंस्टीट्यूशंस आज उनकी विश्वसनीयता, उनका उनकी साख दांव पे है। ऐसे समय में ब्रिक्स का समिट हो रहा है। ब्रिक्स वो प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स वो संस्था है जो एस्टैब्लिश किया गया था 2009 में, इस मकसद से कि जो पश्चिमी देशों का जो डोमिनेंस है दुनिया में, उसको कैसे काउंटर किया जाए, और पश्चिमी देशों की जो संस्थाएं हैं जो उनके हित के लिए काम करती है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ है और भी जो देश हैं जो पश्चिमी देशों के फेवरेट नहीं है, उनकी आवाज़ कैसे प्रखर रूप से सामने दुनिया के बीच आवे। तो ये इसमें काफ़ी बड़ी आबादी, दुनिया की बड़ी आबादी इन ब्रिक्स देशों में, जो ब्रिक्स संस्था है उन उसमें सम्मिलित है। तो ये है, अब ये इस वक्त में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, तो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है। क्या ब्रिक्स इस ईरान इराक युद्ध के बाद, ईरान इजराइल युद्ध के बाद, जब वहाँ पे यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था लगी जो जिसकी कोई आवाज़ नहीं, और भी जो जो दुनिया की जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको वो एकदम असहाय और कमज़ोर लगे, क्या ऐसे समय ब्रिक्स एक नई सोच लेकर आ सकता है और वो एक ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ द वर्ल्ड प्रस्तुत कर सकता है? ये सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो क्या मोदी इन सारे अनुभवों को लेने के बाद, क्या मोदी एक नए विजन, नई सोच इस ब्रिक्स सम्मेलन में दे सकते हैं? जो हमारा अनुभव है प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझने का, और उनको जो हमने देखा है अभी तक, उससे ये नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इस दौर में, जहाँ पे एक हम जो शांति के लिए दुनिया, जो शांति की बात नहीं कर रहा, जो उन संस्थाओं में गिरावट हो रहा है जो पहले जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए और जो दुनिया में शांति के लिए बनाया गया था, उस समय मोदी कुछ एक स्टैंड लेंगे और एक ऑल्टरनेटिव विजन की बात करेंगे, हमें नहीं लगता। क्योंकि उनका जो स्टैंड रहा, इंडिया का जो स्टैंड रहा इस युद्ध में, ईरान इराक वॉर में, ईरान और अमेरिका के युद्ध में, ईरान इजराइल के युद्ध में, उससे ये नहीं लगता कि जो भारत कोई अपना प्रखर आवाज़, कोई नई सोच, कोई नई दिशा इस ब्रिक्स में प्रस्तुत करेगा। और दूसरी बात यह है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में देखिए जो मेन दो फाउंडर्स हैं, रशिया और चाइना। ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये मेन फाउंडर्स हैं। फाइव फाउंडर। उसमें अगर चाइना और रशिया नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जो मेजर कंट्रीज हैं, काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, अगर नहीं है तो ब्रिक्स का जो 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 वेट है, जो 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 उसका जो एक अभी जो तवज्जो मिलना चाहिए इस संस्था को, अभी वो नहीं मिलेगा। तो एक ये कि यहाँ पे सवालिया निशान लगने लगता है कि जो क्या ब्रिक्स में कुछ अचीव हो पाएगा, क्या ब्रिक्स में उन चीज़ों पर बात हो पाएगी जिसके लिए ब्रिक्स बना था, जिसके लिए जिस पे डिस्कशन पिछले 2-3 बार इन सेशनों में हुए हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव करेंसी, एक ऐसा करेंसी जो डॉलर का जो प्रभाव, जो वर्चस्व है, उसको कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव करेंसी दुनिया में जो लाने की बात हो रही थी, क्या ब्रिक्स इस पे बात करेगा? क्या भारत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ब्रिक्स में होने के नाते, क्या भारत इस पे बात कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत आज जिस ढंग से अमेरिका के दबाव में है, जो लगता है, और जिस ढंग से वो अमेरिका को काउंटर करने में, अमेरिका की जो जितने भी पॉलिसीज है उसको काउंटर करने में थोड़ा सा सकपकाहट है,
उस हिसाब से नहीं लगता कि भारत ये अल्टरनेटिव करेंसी की बात करेगा। भारत एक ऐसे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहता है और उसको आगे लेना चाहता है, क्या उस सोच पे, क्या उसका जो प्रस्तावना है, क्या उसको आगे बढ़ा पाएगा? तो ये सवालिया निशान है। और तो अगर भारत दरअसल जो प्रखर भारत ने संकेत दिए संजय जी, जैसे फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस गए थे, तो उस समय ट्रंप ने तो मोदी जी के सामने ये बात डी डॉलराइजेशन की बात कह दी थी। ब्रिक्स को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी उसका कोई प्रतिवाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर नहीं किया था। नहीं किया। और उसके बाद पिछले महीने की बात है, इसी महीने की बात है, मुझे लगता है वहाँ के ट्रेड सेक्रेटरी ने जो एक इंडियंस का वो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात ये कही थी कि भारत को रूस से अपने सामरिक संबंध कम करने पड़ेंगे, हथियार कम वहां से ना खरीदे। और दूसरी बात कही थी कि डी डॉलराइजेशन वाले उसमें भारत को शामिल नहीं होना चाहिए। यस जी, उन्होंने बात की थी, लेकिन भारत ने तो कोई जवाब नहीं दिया उसका। हाँ, कोई जवाब तो नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया, तो इसी से लगता है कि भारत अभी भी चुप्पी चुप्पी साधे बैठेगा। और जो स्टैंड होना चाहिए, जो एक कोशिश होनी चाहिए कि ग्लोबल साउथ और जो जो दूसरे कंट्रीज हैं उसको एक एक दुनिया को एक नई दिशा दे इस दौर में, जब जो आज दुनिया के ताकतवर कंट्री में यूरोप और अमेरिका आज दुनिया को एक नई दिशा देने में असफल रहे हैं, और वो दुनिया को बरगला रहे हैं और दुनिया को उस दिशा में ले जा रहे हैं जो तीसरा महायुद्ध की तरफ ले जाएगा। तो आज ये ज़रूरत है, ब्रिक्स को आज ये ज़रूरत है कि इस एक नए विज़न, नई सोच और इस दुनिया को एक नया दृष्टि देने की, जो मेरे ख़्याल से भारत जो मजबूत कड़ी होनी चाहिए थी इस ब्रिक्स सम्मेलन में, मेरे ख़्याल से भारत एक कमज़ोर कड़ी के रूप में इस ब्रिक्स एक मल्टीलैटरल फोरम, इम्पोर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम जो एक नई सोच के साथ आया था 2009 में, भारत एक बड़ा ही कमज़ोर कड़ी के रूप में यहाँ इस संस्था में हाँ, है। कमजोर कड़ी के रूप में है, लेकिन ब्रिक्स को तो ग्लोबल साउथ का, जैसे वेस्ट में G7 को उसका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, वैसे ही ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव ब्रिक्स को माना जा रहा है। और वो लीडरशिप, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम, उसमें भारत का भी नाम होता था कि लीडरशिप इन लोगों के पास है, लेकिन अभी भी वो पुतिन और शी जिनपिंग के पास वो लीडरशिप दिखाई देती है। दिखाई इसलिए देती है कि देखिए G7 में अगर ट्रंप और यूरोपियन देश, जो मजबूत यूरोपियन देश अगर कुछ बोलते हैं, कोई लाइन लेते हैं, तो सारे देश मुहर लगाते हैं और एक 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 यूनिटी दिखाते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है, इस ब्रिक्स में वो बात नहीं है। आज देखिए भारत जो चाइना और रशिया के साथ मेरे ख्याल से एक एकजुट होकर रहना चाहिए था, और दुनिया को एक 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 ये संदेश देना चाहिए था कि जो अभी जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर सही नहीं है, और एक नए विजन की तरफ हमें मूव करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। और एक 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 जो अल्टरनेटिव दुनिया में, अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाने की जरूरत है, उसके लिए काम करना चाहिए। भारत उसमें उस आवाज में जो चाइना और रशिया के साथ मिलाने में असफल है। इसलिए भारत एक, मैं मानता हूँ कि भारत ब्रिक्स में भी, जैसे एससीओ में भी अलग थलग जैसा है। और ये इनके व्यवहार से, भारत के व्यवहार से, भारत का जो 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 पॉलिटिकल जो सोच है, जो दर्शन है, इनके जो ब्रिक्स के दर्शन से मैच नहीं करता। ये जरूर बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ के हम इम्पोर्टेंट लीडर हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ को मजबूत करने में आज भारत भारत की जो भूमिका है, वो भूमिका मैं नहीं मानता कि सराहनीय है वो। और मैं नहीं मानता कि ग्लोबल साउथ को मजबूत करने में भारत की भूमिका किसी भी ढंग से एक मजबूत करने में मददगार है। ऐसा नहीं लग रहा आज जी भारत को। यस जी जी। अब दरअसल वो कौन सी वजह है, जैसे अगर आप G7 या वेस्ट की बात करें, तो जो Q1 के जो आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और वैसे ही ब्रिक्स के जो 11 देश हैं उनके जो आंकड़े हैं, तो इनको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो
डिग्रोथ में चला गया है -0.3%, एंड जापान -0.2%, जर्मनी 0.4%, ब्रिटेन 0.7%, फ्रांस 0.1%, इटली 0.3%, कनाडा 2.2%। कनाडा इसमें सबसे कमजोर देश है वैसे, तो वो 2.2% है। और ब्रिक्स को अगर आप देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिया 7.4%, इंडिया का Q1 का वो रहा है, चाइना का 5.4%, इंडोनेशिया 4.87%, इजिप्ट 5%, इथोपिया 8.9%, देन आप रशिया 1.4%, ब्राजील 1.4%, यूएई 4.7%, सऊदी अरबिया 3.4%, तो ये ईरान 3.2%। तो ये जो देश हैं ब्रिक्स के, इनमें आप देखिए कि कोई भी देश, एक को छोड़ दें साउथ अफ्रीका को जिसका 0.1% है, कोई ऐसा नहीं है जो डेसिमल पॉइंट्स में हो। और इसमें 4-5 देश ऐसे हैं जो 4 पॉइंट से ज्यादा की ग्रोथ दे रहे हैं। ऐसे में भारत अगर वेस्ट के साथ खड़ा दिखाई देता है तो उसकी मजबूरी क्या है कि जहां ग्रोथ भी नहीं है, मतलब चीजें, और सब लोग देख रहे हैं इसे, राइटिंग ऑन द वॉल, कि जो ग्रेविटी है वो शिफ्ट कर रही है ग्लोबल साउथ की तरफ, या कर गई है आप कहें। तो ऐसा क्या है कि भारत वहां खड़ा दिखना चाहता है और दिखता रहता है? भारत की जो राजनीति है, जो डोमेस्टिक राजनीति भी पिछले 11 साल में काफ़ी बदल गई। जो जो राजनीतिक दर्शन और जो राजनीतिक सोच से जो सोच भारतीय जनता पार्टी जो अभी अभी रूलिंग पार्टी है वो रखती है, वो पिछले सरकारों से अलग सोच है। ये इनकी सोच एक एक ऐसे समाज बनाने की है जो मेजॉरिटेरियन हो, जो 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 डोमिनेंट रिलीजियस, जो इंडिया में है रिलीजियस कम्युनिटी है, इंडिया में हिंदू है, उनका प्रभुत्व वाला देश बनाना चाहती है। तो ये मेजर जो सोच है, ये सोच रिफ्लेक्ट करता है इनके जो विदेश नीति में भी, और विदेश जो जो दूसरे देश हैं उनके साथ डीलिंग्स में भी। आप ये जियोपॉलिटिकल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स में भी इनका इनका ये सोच रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से आज ये है कि भारत एक इजराइल जैसे देश को भी, जो एक जेनोसाइड कर रहा है, जो साफ दिख रहा है कि एक क्रिमिनल माइंड के साथ गाजा में और पैलेस्टीनियन के साथ बिहेव कर रहा है, और पूरे दुनिया का जो संस्थाएं हैं उनको, उनके रूल्स रेगुलेशंस और कोई भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भारत उसके साथ खड़ा है। तो ये दिखाता है कि जो भारत एक नैतिक स्टैंड भी आज लेने की स्थिति में नहीं है। और ये देखिए, दूसरी बात ये है कि जो अभी जो भारत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें एक चीज और है कि जो दुनिया के देश क्यों नहीं भारत को इनका इनका जो स्टेप था कि वॉर की तरफ जाना, क्यों नहीं अप्रिसिएट कर रहे थे, क्यों नहीं सराह रहे थे? इसलिए कि भारत दक्षिण एशिया में एक 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 माना जाता है कि धुरी है स्टेबिलिटी का। एक ऐसी भारत एक ऐसी सोच है जो दक्षिण एशिया को एक कड़ी में बांध कर रखने वाला है, और जो दक्षिण एशिया को एक एक अपने ढंग से चला सकता है, और एक नई सोच के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा सकता है। भारत को कभी भी दक्षिण एशिया का डीस्टेबलाइजर नहीं माना गया, कि ये डिसरप्टर नहीं माना गया। लेकिन आज जो भारत की सोच है, इसमें यह है कि जो आप युद्ध पे जा रहे हैं, युद्ध आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आपके जो नेबर हैं, आपके जो क्लोज नेबर हैं, सिविलाइजेशनल जो पड़ोसी हैं, उसके साथ आप 8-10 साल में से बात नहीं कर रहे हैं। जो शांति वार्ता होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे आप एक एंटी माइनॉरिटिज्म
खुलकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो केवल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं, इवन कश्मीर में भी आप जो आज जो भारत ने चेंजेस लाए, उससे आपने केवल देश में जो राइट थिंकिंग लोग हैं उनको असहज नहीं करते, बल्कि जो दुनिया में आपके मित्र रहे हैं, जो आपके साथ बुरे वक्त में भी खड़े रहे, उनको भी आप असहज करते हैं। इस वजह से आज भारत के साथ खड़ा होना मुश्किल हो गया। आज भारत की ये स्थिति है कि जो कश्मीर पे जो भारत एक्सप्लेन करना चाहता है दुनिया को, दुनिया उस चीज़ को लेने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पहलगांव के बाद भारत के साथ सभी देशों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कोई भी देश खुलकर भारत के इस रवैये के साथ नहीं आया कि पाकिस्तान के साथ हम युद्ध करें, युद्ध पे जाएं, पाकिस्तान को हाशिए पे रखें, पाकिस्तान को एक उसको इकोनॉमिकली उसको खत्म कर दें। या उसे ये कटघरे में खड़ा करें। और यहाँ तक कि आश्चर्यजनक बात यह है संजय जी कि जो आपके पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब देश भी आपके साथ नहीं आए। नहीं आए। यस, कोई उन्होंने कोई स्टेटमेंट एक नहीं दिया, केवल एक जो हाँ, न्यूट्रल स्टेटमेंट है वो वहां तक दिया। आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो भारत ने जो इतना लंबा चौड़ा 7-8 डेलीगेशंस भेजे दुनिया के हर एक कोने में, जी। अ, उस डेलीगेशन में वो डेलीगेशन कोई भी एससीओ कंट्रीज में नहीं गया। हाँ, एससीओ में नहीं गया, है साउथ ना, साउथ एशिया में नहीं गया। वो ऐसा नहीं नहीं गया। हुआ नेपाल कोई नहीं तो गया, आप श्रीलंका इसी नहीं गया, से कहीं नहीं गया यहाँ। नहीं गया। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि जो एक ट्यूनिंग, जो आप मल्टीलैटरल ग्रुपिंग के मेंबर होने के नाते, एक ऐसी संस्था के ग्रुपिंग के मेंबर होने के नाते जो संस्था की सोच है कि एक हम एक वैकल्पिक दुनिया और वैकल्पिक संस्था दुनिया में क्रिएट करें, अगर आप उनके सोच में सोच नहीं मिला के चलते, तो तो आप अलग थलग पड़े रहेंगे। आपको आपको वो खुलकर समर्थन किसी चीज में नहीं देंगे। आज सच्चाई यही है कि आज भारत, आप मल्टीलैटरल ग्रुपिंग के साथ होने के बावजूद भी देखिए, एससीओ ने ईरान के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया, है ना। भारत जी। एससीओ ने कोई स्टेटमेंट, कोई एससीओ का और कोई मेंबर एससीओ खुलकर, का मेंबर है भारत, इंपॉर्टेंट मेंबर है। एससीओ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान भी उसका मेंबर है। आप ये मेंबर कंट्री के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। नहीं कर, अब फिर एससीओ ने कोई आपने जो ये पाकिस्तान पे अटैक किया, उस पे एससीओ ने कोई भी, एससीओ के कोई मेंबर नहीं आया, चाहे एससीओ एज ए ग्रुप ने आपका समर्थन नहीं किया। तो ये भी एक अंतर है। आप ईरान के साथ एससीओ खड़ा होते हुए नजर आया, आपके साथ नहीं। तो इससे तो एक जो ट्यूनिंग है नहीं मिल रहा आप दोनों में। अब ट्यूनिंग नहीं मिलने का कारण यही सोच है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल राजनीति में भारत ने लाया है, जो हमारे यहाँ एक जो राइट विंग, जो दक्षिणपंथी सोच वाली जो सरकार है, जो 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 विश्वास करती है कि जो हमारा जो एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में, इस वजह से भारत बहुत जगह अलग थलग पड़ गया, और एक ट्यूनिंग नहीं बना। और दूसरी बात ये भी है कि भारत ये निर्णय लेने में पहले जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भारत का हुआ करता था कि जो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ खड़े होते थे, आप उन देशों के साथ खड़े होते थे जो जो इंटरनेशनली आपको लगता था कि वो सताए जा रहे हैं, वो हाशिए पे लाए जा रहे हैं, वो उनकी सॉवरेंटी क्वेश्चन में है, उनकी उनकी संप्रभुता क्वेश्चन में, उनकी संप्रभुता पे अटैक हो रहा है। पहले आप खड़े होते थे ऐसे देशों के लिए, अब आप उनके साथ आप खड़े नहीं होते, उनकी बात नहीं रखते, उनकी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये वजह है कि आज ईरान जो आपका पुराना मित्र रहा है, जो हमारा एक जो एक सभ्यता का रिलेशन रहा है दोनों के बीच में, भारतीय सभ्यता और पर्शियन सभ्यता के बीच में एक आज बहुत, भी है। हम आप जो बात हाँ, करते हैं उसमें फारसी के ढेर सारे शब्द हैं, ढेर आप सारे। ढेर सारे शब्द हैं पूरे इंडिया में। खाना हाँ, पीना से लेकर रहन सहन पर्शियन, हमारा पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड है।
बहुत हद तक, बहुत हद तक। रन आप जो सलवार समीज पहनते हैं, चाहे आप जो हाँ हाँ। खा सब चीज़ आप उधर से, उधर का ही इन्फ्लुएंस है। आप पूरा कश्मीर में जो आपका जो, चाहे इधर हमारे मेन स्ट्रीम इंडिया में जो सूफ़ी सूफ़ी सूफी ट्रेडिशन पूरा आया, वहीं से आया है। हाँ। वहीं से आया, तो काफ़ी प्रभाव रखता है हमारी सोच में, हमारे दर्शन में, हमारे जिस ढंग से हम वे ऑफ लाइफ में। तो आप जब उनके साथ खड़े नहीं हैं, आप एक नई इंडिया को एक नई सोच देना चाहते हैं, ऐसी सोच जो इंडिया के डीएनए से मैच नहीं करता, जो इंडिया के बारे में जो सोच है दुनिया की, उससे मैच नहीं करता, तो स्वाभाविक और जो रूप से हमारी सिविलाइजेशनल लिगेसी है उससे भी मैच नहीं करता। मैच नहीं करता, तो आप स्वाभाविक रूप से अलग-थलग दिखेंगे और एक ट्यूनिंग नहीं होगा। तो यही चीज़ आप देखिए एससीओ में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही चीज़ ब्रिक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स में जा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ब्रिक्स में कोई ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहे हैं। उनकी प्रासंगिकता क्या है ब्रिक्स में, ये भी सवालिया निशान है। आज आप अमेरिका को क्वेश्चन नहीं कर रहे। अमेरिका जो आज दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर को नेस्त नाबूद करने पे लगा हुआ है, आपने एक सवालिया निशान नहीं लगाया। अमेरिका जिसने ईरान पे अटैक कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी भी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप ईरान के साथ नहीं खड़े हुए। तो एक एक है जो दिखाता है कि जो भारत का जो ट्रेडिशनल रोल है, जो भारत की जो अपनी सोच है, दर्शन है, अब भारत का जो एक सेकुलर कल्चर रहा है, एक जो सॉफ्ट पावर का जो एक सेकुलर कल्चर रहा था, जो पूरे पूरे दक्षिण एशिया को एक एक ही धागे में पिरो कर रखा हुआ था, आज वो सोच कहीं न कहीं भारतीय जो राजनीति है उससे प्रभावित हुआ है। आज वो धागा टूट सा गया है। आज आज आपसे आप दक्षिण एशिया में किसी के रोल मॉडल्स नहीं हैं। आज बांग्लादेश चाहे और भी कोई दूसरे कंट्री जब जो थे वो श्रीलंका, भारत नेपाल, जो भी नेपाल में तो आप राजशाही का समर्थन अगर करते हुए दिखाई दें तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। चिंताजनक। आप एनवी के आपको लोग ईर्ष्या की नज़र से देखते थे कि देखो पाकिस्तान के लोग कहते थे देखो वहाँ पे सब धर्म के लोग रहते थे। मेरा मेरा अनुभव है, मैं अफ़गानिस्तान काफ़ी बार गया हूँ और मेरे अफ़गानी फ्रेंड्स बोलते थे यार हम लोग तो आपस में ही मुस्लिम देश होते हुए लड़ मर लेते हैं, मर कट जाते हैं। तुम लोग कैसे एक साथ रह लेते हो? तो दिस वाज़ और द वंडर अफगानिस्तान में एक और चीज मैं भी गया हूं, मैं बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी। वो लोग पाकिस्तानियों को उतने सम्मान की नजर से नहीं देखते थे। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा और मैं मैं जब मैं गया था 2005 या 6 में, तो हालात भी बहुत खराब थी, बहुत अच्छे नहीं थे, सिक्योरिटी की बहुत वो था। तो काबुल में उस दौरान कुछ चीजें खरीदनी थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी रुपया नहीं, या तो डॉलर चलेगा या इंडियन रुपया चलेगा या अफगान। तो अफगान कोई एकदम लेना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो पाकिस्तानी रुपया साफ तौर पे मना कर दिया, पाकिस्तानी रुपया नहीं चलेगा, इंडियन रुपया यस, चलेगा। मैं बताता हूँ 2009 का मैं इलेक्शन कवर कर रहा था अफ़गानिस्तान जी। में और मेरे साथ ये जो हम लोग जो जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के तरफ जा रहे थे, दफ्तर की तरफ जा रहे थे आईडी कार्ड कलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पीछे वाले कार में कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी आए हुए थे, मतलब वो अपनी तरफ से आए हुए थे। तो जो उनका जो सिक्योरिटी वाले ने रोका, किसी जगह पे चेकिंग के लिए रोका, तो हमारा जो पासपोर्ट देखा, इंडियन पासपोर्ट, तो हिंदुस्तान देख कर चलो भाई भाई करके भी हमें छोड़ दिया आसानी से। अब उनके हमारे जस्ट पीछे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट था और उनको दो जर्नलिस्ट बेचारे वो भी खबर करने आए थे, उनको उनको छोड़ा नहीं, उनको बोला, उनको बाद में कम से कम 3-4 घंटा पूरा उन्होंने चेक किया। जो उनका जो एनडीएफ था, जो उनका जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो अरे आई वो जो बहुत ही भयानक, मैं एक बार फंसा हूँ उसमें काबुल में, हाँ, तो बहुत ही भयानक रूप से उनके करते हैं वो। उनके हाथ वो चढ़ गए और कम हाँ। बाद में दूसरे दिन जब वो पाकिस्तान फ्रेंड से बात हुई तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि कम से कम 5-6 घंटा ज़ाया हो गया उनका। और वो काफ़ी सिक्योरिटी से उनको फिर
काफ़ी पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया, फिर पाकिस्तान एम्बेसी का कुछ इंटरफेरेंस हुआ तब जाके उन्होंने छोड़ा। तो आप समझ लीजिए कि इसी से पता चलता है कि अफ़गानिस्तान जैसे देश में भारत का एक अलग इमेज था और बहुत ही आपको ट्रस्ट करते थे, ऐसा ट्रस्ट करते थे कि जो सिक्योरिटी बहुत सारे जो हार्ड सिक्योरिटी एरिया में भी आपको छोड़ देते थे बिना चेक किए हुए कि इस ट्रस्ट में कि यू आर नॉट गोइंग टू हार्म, आप हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इस एक वो नहीं, अब ये वो कई देशों में आप देखिए, नेपाल में ट्रस्ट जबरदस्त तरीके से था, बांग्लादेश में था, श्रीलंका में था, अब वो कहीं नहीं है, मिसिंग है वो। नहीं नहीं मिसिंग है। और आप तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, अब आपकी वजह से आज क्या होता था कि आज इंडिया में अगर आप ये जो एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है तो इससे इम्पैक्ट होता है, बांग्लादेश का राजनीति इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो इम्पैक्टेड होते हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ इम्पैक्टेड होते हैं। फिर आप श्रीलंका जैसे देश को ये मौका लग जाता है कि हम बुद्धिस्ट हैं तो हमारा 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 मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स क्यों नहीं हावी होना चाहिए जैसे इंडिया में हिंदू। तो आप पूरा डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम, जो दक्षिण एशिया का जो इकोसिस्टम है एक मल्टीकल्चरलिज्म वाला, जो सेकुलरिज्म वाला, वो इंडिया की जो डोमेस्टिक राजनीति है उसकी वजह से इम्पैक्टेड होता है, प्रभावित होता है, जो जो बड़ी चिंता की बात है। तो वो हमारे लिए हम आप तो इंडिविजुअली सफ़र करते ही है, प्लस ये आप पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि तो फिर आप वो उस नज़रिए से दुनिया में नहीं देखे जाएँगे, आपके मित्र भी उस नज़रिए से नहीं देखेंगे। यही वजह है कि आज भारत के इतना कहने पे भी, इतना गुहार लगाने के बाद भी, इतना मतलब लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी इतना 8 डेलीगेशन भेजा आपने, मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा, उसका कोई ज़्यादा असर दिखता नहीं है। 31 देशों में 60 डेलीगेशन से 51 लोग हाँ, सब घूम तो घाम आप करके आए। हाँ, तो घूम-घाम के आए, फर्स्ट क्लास और टिकट उसका मिला। असर देखिए कि जब मैं चूंकि अपने दर्शकों के साथ शेयर कर लूं कि शशि थरूर अमेरिका से लौट करके आए, उसके तुरंत बाद वहां के जनरल को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुला लिया गया। हाँ, अब मतलब कि जो एक चीज़ और ये है कि देखिए भारत भारत को अपना अपने जो अपना जो लार्जर इंटरेस्ट है, दुनिया समझती है, दुनिया ये मानती है, अमेरिका भी मानता है, आपको अमेरिका इसलिए प्रमोट कर रहा था कि आप एक काउंटर हो सकते हैं चाइना के, एक आप दुनिया के लेवल पे आप इमर्ज कर सकते हैं एज़ ए बिग पावर। और ये आपका डेस्टिनी अलग है, आपकी सोच अलग है। आप इस सोच को बड़े वृहत सोच को बढ़ाने के लिए आपको अपने पड़ोसियों से दोस्ती करना चाहिए। एक जो आप अगर आज बिग पावर अगर आप स्टेप्स लेंगे टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान तो आपके हित में है। अगर देखिए चाइना प्रैग्मेटिक है, ये प्रैग्मेटिज्म चाइना इसलिए दिखाता है कि देखिए दुनिया के बहुत सारे देशों से चाइना की दुश्मनी है, लेकिन सबके साथ उसका व्यापार है, सबके साथ उसका संबंध है। अमेरिका कितना भी चाइना को गाली दे दे, कितना भी कोसे, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना उसका दोष, चाइना और अमेरिका में नहीं नहीं, काफी सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि व्यापार है। 2020 में गलवान होने के बाद इतना माहौल यहाँ बना, उसके बावजूद चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ता गया और आज हम $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट वहां से करते हैं और यस। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका के लगभग बराबर है। तो सबसे बड़ा एक ट्रेड जो पार्टनर है हमारा। तो एक सोच मेरे ख्याल से एक जो राजनीतिक सोच होनी चाहिए थी प्रैग्मेटिज्म का, वो भारत को दिखाना चाहिए था। और पाकिस्तान को जो जो हम इतना जिंगोइज्म में, आप कब तक ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, कब तक किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली भाषा बोलते रहेंगे। देखिए दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हुए वो बातचीत से ही सॉल्व हुए, आपको कोशिश करते लगातार करते रहना। देखिए हमेशा हमारे यहाँ और दूसरे के यहाँ भी एक कुछ ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगे कि जो नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल हो, क्योंकि वो उनका उनका उससे रोजगार चलता है, उनका उसका उससे उनका एग्जिस्टेंस है। लेकिन इस चीज़ों को हमें दूरदृष्टि रख के आगे बढ़ना चाहिए। जो जो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अभी के जो लीडरशिप हैं वो दूरदृष्टि नहीं दिखाते, वो अपने एक जो घरेलू राजनीति को ही सेंकने में, यहाँ पे ही अपना वर्चस्व बनाने के फेर में
जो भारत का जो लार्जर इंटरेस्ट है वो उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आज मैं मानता हूँ मैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जैसे ताकतवर नेता बहुत दिन बाद भारत को मिला, अगर वो चाहते तो दक्षिण एशिया का मुस्तकबिल बदल सकते थे। अगर वो चाहते तो दक्षिण एशिया में वो बदलाव आ जाते जो मेरे ख्याल से नेहरू भी नहीं कर पाए। हम्म। वो चाहते तो आप इंगेज करते, आप में वो कुवत थी, आपके पास वो वो ताकत थी, दरअसल लोगों की हाँ, ताकत थी, लोगों ने लोगों जबरदस्त की तरीके से ताकत आपको इतना चुना। इतना बड़ा मैंडेट, इतना आप हाँ। आपने आपने दक्षिण एशिया को वो उस ढंग से सींचा नहीं। आप हम्म। बस आप रिएक्शनरी ही रहे, और उसे एक जो जो एजेंडा था, आप आरएसएस के एजेंडा को ही केवल से उसी को संभालने के फेर में, उसी को पूरा करने के फेर में आपने एक भारत का जो लार्जर इंटरेस्ट है उसको नहीं सोचा, उसको उसको जी। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। मैं ये मानता हूँ, बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि मोदी जी अगर चाहते तो बहुत चीज बदल सकता था इस पूरे दक्षिण एशिया में। और आपको आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन में इमरान खान भी खुलकर मोदी के समर्थन में थे, जी। और वो बोलते थे कि जो मोदी इज गुड फॉर साउथ एशिया। लेकिन आपने वो अपना ही एजेंडा रखा और पूरे दक्षिण एशिया का माहौल खराब कर दिया। जो भारत भारत अगर चाहे तो दक्षिण एशिया संभल सकता है, भारत चाहे तो दक्षिण एशिया बिगड़ सकता है। आपने सार्क जैसे संस्था को जो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें आप सब मिलकर एक नई ताकत बनते, दक्षिण एशिया में एक पॉलिटिकल यूनिटी होता, वो आपने इकोनॉमिक यूनिटी होता, उसको आपने नहीं होने दिया। और इसी वजह से चाइना चाइना ने अपना पूरा पांव पसार लिया। पिछले 11 साल में और चाइना चाइना ने सार्क जो को रिवाइव करने पर भी सोच रहा है। हाँ तो अगर चाइना सार्क का मेंबर भी बन जाएगा हाँ। नहीं, दक्षिण ये एशिया तो वो एक तो बार 2014 या उससे पहले एक बार प्रस्ताव पाकिस्तान और हाँ बांग्लादेश और किसकी तरफ से आ चुका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हाँ अफगानिस्तान, इनकी तरफ से आ चुका है कि चाइना को इसमें रखा जाए। इंडिया ने उस हाँ पर वो किया, और उसके बाद हालांकि सार्क का कोई एक तरह से अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया, खत्म हो गया। हालांकि उसका अभी 10 हेडक्वार्टर साल में। चलता है काठमांडू में, सेक्रेटरीट चलता है उनका, और जो बहुत सारी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, होती रहती हैं। नहीं नहीं, अब तो पहले इन्होंने सार्क का जो कार्ड होता था, अलग से सेपरेट कार्ड होता था, जिसकी वजह से जिसके पास अगर आपके पास सार्क का कार्ड है तो आप कोई भी देश बिना वीजा के जा सकते हैं। वो हाँ। उन्होंने इस बार युद्ध में सब चीज खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो अब धीरे धीरे, अब जैसे इंडिया में साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बना सार्क का ही यूनिवर्सिटी एक। बनी थी, हाँ। हाँ हाँ, आप उस आज साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से साउथ एशिया यूनिवर्सिटी का होल आइडिया ये था कि जो दक्षिण एशिया के अलग अलग मुल्कों से लोग आकर एक जगह पढ़ेंगे, एक लोगों को जगह पढ़े जानेंगे। और साउथ एशिया का एक थिंक टैंक क्रिएट हो जाए वहां पर। हाँ, एक लोग दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। हाँ। आज तो अब हम, मुझे याद है मैं जब जब बना था तो गए थे वहाँ पे, मैंने पाकिस्तानी प्रोफेसर से बात की, वहाँ पाकिस्तान अकाउंटेंट जो था वहाँ पे अच्छा, साउथ मुझे एशिया। तो इम्प्रेशन ये था संजय जी कि आप साउथ ये सार्क यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी रहे हैं, मुझे ये नहीं इम्प्रेशन था। हाँ हाँ। तो आप वहाँ पे हम, लेकिन हम हमारे कुछ एक दो मित्र थे जो मुझे 2-3 बार वहाँ पे टॉक्स वगैरह के लिए बुलाए हैं, जो हम्म। इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान ऐसे। लेकिन तो कहने का मतलब, हमने वहाँ पे पाकिस्तान लाहौर के प्रोफेसर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, जो अकाउंटेंट थे, उनका नाम अनवर था, वो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में रहते थे। अब पता नहीं अब वो वैरायटी है कि नहीं, वो चीज़ रिप्रेजेंट हो नहीं, रहा है नहीं। पिछले दिनों जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी चर्चा में आई थी, वो तो एक थीसिस को लेकर के आई थी जो इस सरकार के खिलाफ कुछ चीजें थी उसमें। तो साउथ श्रीलंका का प्रोफेसर था जिसका गाइड, जो उनके गाइड थे, उस प्रोफेसर ने भी उस पे बहुत उन्होंने वीजा देना आपत्ति बंद की कर थी। दिया। बहुत सारी जैसे चीजें उस तरह की हुई थी। जी। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तानियों को तो वीजा ऑलरेडी बंद हो गया देना, हम्म। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं आते। अफगानियों को आपने बंद कर दिया जब से तालिबान आए, वो अब अफगानी स्टूडेंट्स भी नहीं आए। तो एक बांग्लादेशी, जिस ढंग से बांग्लादेश के साथ आपके रिलेशंस हैं, उसमें भी वहाँ से भी इंटेक कम हो गए होंगे। प्लस जो फैकल्टी का जो जो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो भी कम हो गया होगा। तो बहुत जो ये सोच है, तो जो हम उसकी अपने ही फंडिंग की देश भी में। प्रॉब्लम है, ये भी आ रहा है कि फंडिंग की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा उसमें फंडर था।
हाँ हाँ, इंडिया का इनिशिएटिव था। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके सूत्रधार थे, उनका उनका ही था, उनका सोच था ये। लेकिन फंडिंग इंडिया का ऑफ कोर्स 50% फंडिंग इंडिया का ही था, 50% रेस्ट ऑफ द नेशन, कुछ ऐसे ही था जहाँ तक मुझे ध्यान है। जी। और लेकिन अब चूंकि अब रेस्ट ऑफ द नेशन रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो फंडिंग कहाँ से होगा? तो ये सब चीज़ है। तो एक है इंडिया का, देखिए इंडिया को सोचने की ज़रूरत है। अगर अगर ये सरकार सोचे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले जो भी नई सरकार होगी, जो नई पॉलिटिकल पार्टी होगी, उनको सोचना पड़ेगा। भारत एक देश नहीं, एक सोच है। और ये सोच बहुत दिनों तक दुनिया को गाइड किया है। दुनिया में एक 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 प्रखर रूप से लोगों के बीच रहा है। आज हम सही में कहीं हमारी इतना दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रहा है, हम कहीं पे भी नहीं है, हमारी आवाज़ कहीं नहीं है, हमारे जो हमारी जो सोच है वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। जो हम शांति के एक जो हम होते दूत, वो शांति के दूत भी नहीं बने। हम न शांति के लिए बात कर रहे हैं, न हम किसी किसी वर्ल्ड ऑर्डर को, नए वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ हैं? तो एक होता है ना, हम भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है, कोई ये नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, और इसकी इसकी भूमिका अलग-अलग समय में अलग-अलग रही है। आप 60 के दशक में, 50 के दशक में, जब भारत एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत नहीं था, 4th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं था, उस समय भी भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, जिसको आज ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उसका लीडर था। उसमें उनकी नॉन वॉयस था और सुनी जाती थी आवाज। नॉन अलाइन मूवमेंट में ये लीडर था, जो कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया युद्ध था, उस युद्ध में भारत की अहम भूमिका रही उसको उसको ख़त्म करने में। भारत, देखिए आप, भारत की सोच थी कि जो दलाई लामा को यहाँ पे शरण मिला चाइना से, चूँकि वो भारत को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज आ, आ, आज आज देखिए रोहिंग्या के साथ म्यांमार में इस ढंग से इतना क्रूरता हो रहा है, आप एक आवाज़ नहीं है, ऊपर से रोहिंग्या ही प्रोसिक्यूटेड हैं। तो आप एक सहानुभूति भी नहीं, एक एक जो होना चाहिए, एक जो दिखाना चाहिए एज ए जो जी। भावना होना चाहिए, वो भावना आप नहीं दिखा रहे। तो एक एक है चिंता का बात है कि जो मानवता, जो जिस जिस ह्यूमैनिटी के लिए भारत जाना चाहता था, जिस सोच के लिए भारत जाना जाता था, और जिस दर्शन के लिए भारत जाता था, उस दर्शन को आगे रखने की ज़रूरत है। हम सॉफ्ट पावर है। भारत को लोग बड़े इज्जत से पहले भी देखते थे, यहाँ के लोगों को इज्जत करते थे। भारत भारत की इज्जत उसके इकोनॉमिक ताकत में नहीं थी। भारत की इज्जत भारत की स्पिरिचुअल जो अपब्रिंगिंग है, उसकी सोच है, उसका जो फिलॉसफी था, उसमें थी। मेरे ख्याल से वो चीज़, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और सिविलाइजेशनल जो हाँ, एक। वैल्यूज़, हाँ। हमारे पास एक वैल्यू था, उसमें थी। अब एज जितने आप जियोपॉलिटिक्स में कितने भी आगे निकल जाए, लेकिन ये वैल्यू नहीं रखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सोच को ज़रूरी है लाना। इसी वजह से भारत थोड़ा अलग थलग पड़ गया है। और जो जो हमें अच्छा नहीं लगता, एज अ थिंकर, एज ए राइट थिंकिंग सिटीजन, जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ये चीज़। तो चलिए, आज की मैं थोड़ी और बात करना चाहता था, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, 48 मिनट्स। मैं दरअसल इस पर भी बात करना चाहता था, ट्रंप ने जो कल बयान दिया है भारत पाकिस्तान को लेकर के। देखिए, ऐसा मैं क्या है, वो बार बार ट्रंप ये बात कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जब G7 में गए तो वहां से जो 35 मिनट बात की, उसके बारे में भी जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्रालय ने बताया, वो ये बताया कि उन्होंने यही कहा कि तीसरा देश कोई शामिल नहीं था, सिर्फ दोनों देशों के बीच बात हुई है। तो फिर ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं? और कल तो उन्होंने बहुत ही खुल करके बताया कि भाई हमारी सरकार ने, हमने बोला बात करो और ये करो, हम कह दो उनको कि हम ट्रेड रोक देंगे, और फिर उसके बाद दोनों नेता तैयार हो गए। देखिए, अब भारत एक नई स्ट्रैटेजी ये कर रहा है कि ट्रंप को बोलने दो, हम चुपचाप रहेंगे। नहीं तो ट्रंप ही नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी बोल रहा है, शहबाज शरीफ ने भी बोला है। हाँ, तो ये हाँ। लेकिन
लेकिन ये है कि जो अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आपके जो भारत का जो स्टेटेड लाइन है, जो आपका जो आपने बोला आपका स्टेटमेंट है, उससे अगर अलग स्टेटमेंट कोई हेड ऑफ स्टेट दे रहे हैं तो आपको काउंटर करना चाहिए, क्या सच्चाई है उसको बताना चाहिए। अब चूंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मीडिया में वो सवाल करने का जज्बा नहीं है, वो सवाल नहीं करते। और जो यहाँ के लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो सवाल लेना नहीं चाहती, इस वजह से ये बचते रहते हैं। नहीं तो अगर हमारे यहाँ जो मीडिया उसी वाइब्रेंट रूप में काम करती, सवाल उसी ढंग से पूछती जिस ढंग से नॉर्मल डेमोक्रेसी में पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से ये सरकार इतना देर तक चुप नहीं बैठती। तो अब एक ये भी प्रॉब्लम है। और लोग जो डिबेट्स वगैरह होते हैं टीवी वगैरह पे, उसमें भी जो एक तरफा हो जाता है सारा चीज़, तो सरकार बचकर निकल जाती है। और जो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी दरअसल का जो टीवी पे जो डिबेट्स होते हैं वो सरकार को बचाने के लिए होते हैं। यस, तो हाँ। वो सब एक जो जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके उसके कमजोर होने से भारत का जो 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 हम सवाल जो पूछना चाहिए था, वो सवाल पूछा नहीं जा रहा है। और जो चीज़ लोगों को जानना चाहिए था, जो हक है, वो उससे वो महरूम रह गए हैं। हम्म। तो चलिए आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप समय देने के लिए धन्यवाद आपका। और बहुत ही हमें लगता है हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा और बहुत एनरिच हुए होंगे इन सब चीज़ों को, इन इश्यूज पर। तो इसी के साथ बहुत याद, बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने मौका दिया हम आपके साथ डिस्कशन करने का। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध ये है कि यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो आप अपनी राय दर्ज करिए और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हम इस तरह की पत्रकारिता और मजबूती के साथ कर पाते रहेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इस वीडियो में इतनी ही बात। अभी थोड़ी देर में 11 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।